गई हैं। पहले चैप्टर में आपने देखा थ्योरम बिल्कुल 12th उसकी सेकेंड ईयर की तरह थी, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी कठिन हो गई है। ठीक है, तो सबसे उम्मीद है। रानी के नाम से कौन है बताया नहीं? तो चलो देखते हैं इसको, हम एक थ्योरम पढ़ते हैं साहिल, और कुछ क्वेश्चन पढ़ने होंगे हम लोगों को बेसिस के। हालांकि बेसिस के कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने हम बता हैं लिए अंशिता, रानी के नाम से। हैं। सर मैं हूँ अंशिता। अंशिता, ठीक है। तो यस ऐसा सर। तुमने क्यों कर लिया? अभी तक तो अंशिता ही लिख के आता था। हाँ हाँ सर, वो मम्मी के फोन से ज्वाइन किया है ठीक है, कोई बात नहीं है। क्लास, अंशिता तुम्हें इसीलिए। ध्यान देना है, ठीक है। ये जो थ्योरम यस पढ़ा रहे सर। हैं उस पर ध्यान देना है। लिखो, एक थ्योरम लिखो सब लोग। थ्योरम का नाम है स्टेट एंड प्रूव डायमेंशन ऑफ सब स्पेस, या डायमेंशन थ्योरम फॉर सब स्पेस। तो सब स्पेस की विमा, तो डायमेंशन थ्योरम या डायमेंशन ऑफ सब स्पेस हेडिंग डाल लो। और ये थ्योरम नाम से आती नहीं है, थ्योरम लिख के ही आती है, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस डाल दो। तो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस, डायमेंशन को हिंदी में विमा कहते हैं, आप याद कर लो कि विमा कैसे निकालते हैं सब सर स्पेस की, वो देख। हाँ बोलो। सर, ये जो हो बोलो चुकी है वही है ना? है। जो हो चुकी है वही वाली है ना? ये एक बार हो चुकी है जो। कब हो चुकी है? ये कभी नहीं हो चुकी है। वो डायमेंशन अच्छा, थ्योरम थी बहन डायमेंशन। जी, वो डायमेंशन थ्योरम थी, वो थी डायमेंशन यस थ्योरम। सर, यस सर। ठीक। और ये है डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। ये क्या है? डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। तो उप समष्टि की विमा, तो उप समष्टि की विमा करके हेडिंग डालो साक्षी। उप समष्टि की विमा, ठीक है। उप समष्टि की विमा जो है, हेडिंग डाल के थ्योरम लिख लो एक बार। तो लिखो, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस, ध्यान से लिख लो। द डायमेंशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, हिंदी में परिमित विमीय सदिश समष्टि के, लिखो, परिमित विमीय सदिश समष्टि के उप समष्टि की विमा। द डायमेंशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कैन नॉट एक्सीड, कैन नॉट एक्सीड the dimension of the vector space. The dimension of vector subspace of finite dimensional vector space cannot exceed the dimension of the vector space. परिमित विमीय सदिश समष्टि के उप समष्टि की विमा सदिश समष्टि की विमा से अधिक नहीं हो सकती है। तो परिमित विमीय सदिश समष्टि के उप समष्टि की विमा सदिश समष्टि की विमा से अधिक नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन भी, डायमेंशन डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन भी। तो डब्ल्यू की जो डायमेंशन है वो भी की डायमेंशन से, डब्ल्यू की जो डायमेंशन है वो भी की डायमेंशन से हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगी। ये थ्योरम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा है कि अगर भी इक्वल टू डब्ल्यू हो जाए, ऑल्सो यदि W इक्वल टू V हो जाए, तो देन डायमेंशन भी इक्वल टू डायमेंशन W। ये हमारी एक कह लो कि इस यूनिट की आखिरी थ्योरम है, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस के नाम से, उप समष्टि की विमा के नाम से। ये आखिरी थ्योरम है और इसमें हम प्रूफ करेंगे कि W की डायमेंशन V की डायमेंशन से ज्यादा कभी नहीं होगी, या तो छोटी होगी, या अगर बराबर है W इक्वल टू V है तो वो बराबर होगी। तो साहिल ध्यान से इस थ्योरम को पढ़ लो, आखिरी थ्योरम इस यूनिट से। तो देखो जरा, तो लिखो जरा, प्रूफ लिखो। प्रूफ में हमें क्या लेके चलना है? वी एफ इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो वी एफ को परिमित विमीय लेके चलना है। तो लिखो लेट वी एफ, प्रूफ डाल लो। और
प्रूफ डाल के लिखो, प्रूफ डाल के लिखो लेट VF is a finite dimensional वेक्टर स्पेस। तो प्रूफ डाल के साइन लिखो, लमाना VF कोई परिमित विमीय सदिश समस्या है। लेट VF बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ध्यान से पढ़ना, धीरे धीरे, कोई बड़ी थ्योरम नहीं है, ज्यादा थोड़ी कठिन लगेगी। तो माना VF कोई परिमित विमीय सदिश समस्या है, तो देखो VF अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसकी डायमेंशन एक निश्चित संख्या होगी, एंड डायमेंशन V इक्वल टू n। तो माना VF कोई परिमित विमीय सदिश समस्या है तथा डायमेंशन V इक्वल टू n। अब हम ये लेके चलेंगे कि W VF की सब स्पेस है, और ये दिखाएंगे कि डायमेंशन W लेस और इक्वल टू डायमेंशन V। तो माना VF कोई परिमित विमीय सदिश समस्या है तथा डायमेंशन V इक्वल टू n। Let capital W is a subspace of VF। तो माना कैपिटल W VF की उप समष्टि है। Let capital W is a subspace of VF। आयुषी सक्सेना, आयुषी है कि नहीं है? शिविका, यस सर। शिविका एक बात बताओ कि अगर डायमेंशन भी n है तो n से ज्यादा वेक्टर क्या V में एलाई हो सकते हैं? नो सर। तो अगर डायमेंशन V इक्वल टू n है तो V में मैक्सिमम कितने एलाई वेक्टर हो सकते हैं? सर n एलआई वेक्टर्स हो सकते हैं। n एलाई वेक्टर हो सकते हैं, और W सबसेट ऑफ V है। तो अगर W V का सबसेट है तो सबसेट में V से कम ही होंगे, होंगे कि नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब W में कोई सेट अगर n+1 या उससे अधिक एलिमेंट रखता है तो वो निश्चित रूप से कैसा होगा? सर बोलो। W में क्या? W में कोई सबसेट, W का कोई सबसेट है जो हाँ n से अधिक एलिमेंट रखता है, तो वो हाँ। निश्चित रूप से कैसा होगा? तो सर वो V का सबसेट होगा। लेकिन वो LD होगा। कैसा हाँ, होगा? LD। क्योंकि V में जो है वो कितने एलआई वेक्टर हो सकते हैं? मैक्सिमम n। N। V में अधिकतम स्मॉल n एलआई वेक्टर हो सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो डायमेंशन V बराबर n है, तो V में अधिकतम n एलआई वेक्टर हो सकते हैं। तो लिखो देयरफॉर एनी सबसेट ऑफ W का, लिखो देयरफॉर एनी सबसेट ऑफ W containing n+1 or more vectors, therefore any subset of W containing n+1 or more vectors is definitely linearly dependent। स्पष्टतः W का कोई उप समुच्चय जो n+1 या उससे अधिक सदिश रखता है, एनी सबसेट ऑफ W containing n+1 or more vectors is definitely linearly dependent। तो हिंदी में फिर सुन लो, स्पष्टतः W का कोई उपसमुच्चय जो n+1 या उससे अधिक सदिश रखता है, अधिक अवयव रखता है, निश्चित रूप से रैखिकता परतंत्र होगा। क्योंकि लिख दो बिकॉज इट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ V। देखो जो W का सबसेट है वो V का भी सबसेट होगा, और V की डायमेंशन n है, तो V में अधिक से अधिक n एलआई वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो दीपिका एक बार बोल देना पूरी लाइन क्या लिखी है? एनी सबसेट ऑफ W। हाँ सर। सर ये therefore any subset of W containing n+1 or more vectors is definitely LD because it is also a subset of V।
समझ गया? v की डायमेंशन कितनी है, n, तो v में n से अधिक वेक्टर एलाइन हो नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब w सबसेट ऑफ v है, तो जो w का सबसेट है वो v का भी सबसेट होगा, तो v में जो एलिमेंट है उससे ज्यादा w में एलाई एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि w की जो डायमेंशन है वो n से अधिक तो नहीं होगी, समझ आ गया? अब हम ये दिखाएंगे कि हमेशा ये उससे कम ही होगी, बराबर भी नहीं हो सकती है। तो लिखो नीचे, तो लिखो देयरफॉर एनी एलाई सबसेट ऑफ W, अतः W का कोई रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय, देयरफॉर एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W कैन कंटेन्स एट मोस्ट स्मॉल n एलिमेंट्स, अतः W का कोई समुच्चय अधिकतम स्मॉल n रैखिकता स्वतंत्र सदिश रखता है। So therefore, any linearly independent subset of W can contain at the most small n vectors. शिविका की लाइन बोलना दोबारा, क्या लिखिए? Sir, therefore, any Li subset of W can contain at most n elements. बिल्कुल। तो ज्यादा कितने एलिमेंट उसमें हो सकते हैं W के एलआई में? स्मॉल एन। स्मॉल एन से ज्यादा एलिमेंट जो है वो नहीं होंगे। अब हमें ये दिखाना है कि जो W का बेसिस है वो n से हमेशा छोटा होगा, ठीक है? तो नीचे लिखो, माना लेट द लार्जेस्ट एलआई सेट लिखो, लेट द लार्जेस्ट एलआई सेट ऑफ वेक्टर्स इन W, let the largest linearly independent set of vectors in capital W is capital S equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha है। तो देखो, माना कैपिटल एस में लेट द लार्जेस्ट सेट ऑफ वेक्टर्स इन कैपिटल W इज, माना कैपिटल W में रैखिकता स्वतंत्र सदिशों का महत्तम उपसमुच्चय, महत्तम मतलब इससे ज्यादा एलिमेंट एलाई होंगे ही नहीं, माना कैपिटल W में रैखिकता स्वतंत्र सदिशों का महत्तम उपसमुच्चय या महत्तम समुच्चय है कैपिटल S बराबर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा m है। और ये हमेशा ध्यान रखो कि m की वैल्यू जो है वो अपन शुरू से कह रहे हैं कि n से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि W में एलआई वेक्टर्स जो हैं वो n से ज्यादा नहीं होंगे। तो जो m है वो निश्चित रूप से n से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अब सिविका अगर ये दिखाएंगे कि एस डब्ल्यू का बेसिस है तो काम चल जाएगा सिविका। Yes, sir. अगर हम ये दिखा दें कि एस डब्ल्यू का बेसिस है तो निश्चित रूप से उसकी जो डायमेंशन होगी डब्ल्यू की वो एम होगी, और एम हमेशा एन से छोटा है, तो डायमेंशन डब्ल्यू लेस देन डायमेंशन बी होगा। तो लिखो नाउ वी शैल प्रूव दैट, देखो अब हम सिद्ध करेंगे कि नाउ वी शैल प्रूव दैट, बहुत कठिन है बीएससी का गणित सेकंड पेपर, और फर्स्ट भी थोड़ा थोड़ा कठिन हो रहा होगा अब। तो लिखो नाउ वी शैल प्रूव दैट कैपिटल एस इज अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू। अब हम सिद्ध करेंगे कि कैपिटल एस कैपिटल डब्ल्यू का आधार है। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट कैपिटल एस इज अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू। अब हम सिद्ध करेंगे कि कैपिटल एस कैपिटल डब्ल्यू का आधार है। अब हम सिद्ध करेंगे कि कैपिटल एस कैपिटल डब्ल्यू का आधार है। तो एक बात बताओ शिविका कि एस अगर डब्ल्यू का बेसिस दिखाना है तो कितनी बातें दिखानी पड़ेंगी? Sir, दो बातें। दो बातों में से एल आई तो वो पहले से ही दिख रहा है अपन को, है हाँ। कि नहीं? Yes, sir. तो एल आई तो है ही वो, तो अपन को केवल क्या दिखाना है, एल एस इक्वल टू डब्ल्यू। दो Yes. बातों में पहली बात होती है कि एस एल आई है, दूसरी होती है कि एस डब्ल्यू को स्पैन करता है। तो चूंकि एस एल आई है इसलिए हमें केवल क्या दिखाना पड़ेगा? Sir, LS is equal to W. बिल्कुल लिखो, देखो सिंस एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देखो चूंकि एस रैखिकता स्वतंत्र है, चूंकि कैपिटल एस रैखिकता स्वतंत्र है,
therefore we have to only prove that ls equal to w। तो चूंकि s रैखिकता स्वतंत्र है, अतः हमें केवल यह सिद्ध करना होगा कि ls इक्वल टू w। तो चूंकि s li है, therefore we have to only prove that ls इक्वल टू w। चूंकि s रैखिकता स्वतंत्र है, अतः हमें केवल यह सिद्ध करना होगा कि ls इक्वल टू w। ठीक, अभी हम कह रहे हैं कि s में m एलिमेंट है और ये लार्जेस्ट सेट है, मतलब इससे ज्यादा सेट अगर W में लेंगे तो वो सिलिका कैसे होंगे, Li होंगे कि LD होंगे? सर वो LD होंगे। LD होंगे। तो लिखो, माना अल्फा बार बिलोंग्स टू, लिखो दैट अल्फा बार बिलोंग्स टू कैपिटल W बी आर्बिट्रेरी। तो माना अल्फा बार कैपिटल W में स्वयं अवयव है। तो देखो सिलिका, अल्फा अगर कैपिटल W का एलिमेंट है तो अल्फा जब इसमें मिलाएंगे हम एलिमेंट में, तो ये जो एलिमेंट है ये भी तो W के हैं, क्योंकि बेसिस है तो उसी के सबसेट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा m और अल्फा। ये बता सकते कहा कि हमने कहा एस लार्जेस्ट एलआई सेट है, तो अगर उसमें कुछ और एलिमेंट हम मिला दें, ठीक है, इसको S1 कह लेते हैं, इसका नाम क्या ले लेते हैं, S1। तो देन S1 जो होगा सिलिका, ये एलआई होगा कि एलडी होगा? सर ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। बिल्कुल, देखो तो क्योंकि ये माना अल्फा बार बिलोंग्स टू W स्वयं है, तब S1, क्योंकि इसमें m से ज्यादा एलिमेंट हो गए और आपने लिखा कि m से ज्यादा एलिमेंट एलआई है नहीं, तो तब S1 लिख लो इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन W। तब S1 W में रैखिकता स्वतंत्र नहीं, सॉरी, रैखिकता परतंत्र सदिशों का समुच्चय है। then S1 is linearly dependent set of vectors in W because लिखे सिर्फ का क्यों है ये, because में काम क्यों है, S1 जो है ये W का LD सेट क्यों है? अब S1 सर इसमें W लिख में देंगे रैखिकता, सर बिकॉज S इज लार्जेस्ट LI सेट ऑफ वेक्टर्स इन W। लिख दो, लिखो क्योंकि क्योंकि ये the largest Li set of W, Li subset of W will contains mostly small m elements। क्योंकि W का रैखिकता स्वतंत्र उप समुच्चय अधिकतम m अवयव रखता है, बिकॉज लार्जेस्ट Li सबसेट ऑफ W कंटेन्स मोस्टली स्मॉल m एलिमेंट्स। क्योंकि W का रैखिकता स्वतंत्र उप समुच्चय अधिकतम m अवयव रखता है। तो S जो है यार W का जो सबसेट Li है, सिविका बोल दो लाइन। Sir, because the largest Li set of W contain mostly m elements। लार्जेस्ट सेट ऑफ सबसेट कर लो वहां पे, लार्जेस्ट सबसेट ऑफ W कंटेन्स मोस्टली स्मॉल m एलिमेंट्स। अधिक से अधिक m अवयव रखता है, क्योंकि W का रैखिकता स्वतंत्र उप समुच्चय अधिकतम स्मॉल m अवयव रखता है। तो अंततः बताओ, ज्यादा से ज्यादा m अवयव रखता है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो m+1 हो गए, तो निश्चित रूप से ये सेट LD होगा। अब सिविका वो थ्योरम बताओ Yes, जो sir. हमने कहा था हर थ्योरम में लगती है, कि अगर कोई सेट LD है तो क्या समझा था? सर तो फिर इसका कोई एक एलिमेंट अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। और वो एलिमेंट कौन होगा? अल्फा। अल्फा। लिखो, तो देन देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर, लिखो तब S1 में कोई सदिश इस प्रकार होगा कि देन देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर इन कैपिटल S1। तब S1 में कोई सदिश इस प्रकार होगा कि यह अपने पूर्व क्रम के सदस्यों के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हिंदी में सुनो, देन देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर इन S1 which can be expressed as a linear combination of its preceding vectors।
तब S1 में कोई सदिश इस प्रकार होगा कि यह अपने पूर्व क्रम के सदस्यों के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप बता सकते हैं ये जो वेक्टर है वो कौन होगा? सर अल्फा। क्लियरली या क्लियरली दिस वेक्टर मस्ट बी अल्फा बार। स्पष्टता यह सदिश अवश्य ही अल्फा बार होगा। क्लियरली दिस वेक्टर मस्ट बी अल्फा बार। स्पष्टता यह सदिश अवश्य ही अल्फा बार होगा, क्योंकि बिकॉज अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एम रैखिकता स्वतंत्र सदिश हैं। जो एलआई होते हैं वो एक दूसरे के रूप में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। तो स्पष्टता यह सदिश अवश्य ही अल्फा बार होगा। क्लियरली दिस वेक्टर मस्ट बी अल्फा बार बिकॉज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम जो है वो रैखिकता स्वतंत्र होगा। देख लिया? तो बता सेविका जो अल्फा है वो किन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया? सर अल्फा 1 से अल्फा m तक। तो देखो, तो देयरफॉर अल्फा बार कैन बी एक्सप्रेस्ड। अतः अल्फा बार सदिशों अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एम के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देयरफॉर अल्फा बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन of its preceding vectors alpha 1 alpha 2 alpha 3 dot dot alpha m। अतः अल्फा बार कॉमा अपने पूर्व क्रम के सदस्यों अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा m के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। Therefore alpha bar can be expressed as a linear combination। अतः अल्फा बार से भी क्या हो सकता है? अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स अल्फा 1 से अल्फा m तक के पूरी लाइन लीनियर। बोलो। हाँ, therefore alpha can be expressed as a linear combination of its preceding vectors alpha 1 alpha 2 alpha 3 dot 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 alpha m। तो अतः अल्फा बार अपने पूर्व क्रम के सदस्यों अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट अल्फा एम के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप सभी का एक बात बताओ कि अगर कोई वेक्टर जैसे अल्फा बार अपन ने किसमें लिया? डब्ल्यू में। तो जो अल्फा बार है वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया? s का। तो अगर अल्फा बार डब्ल्यू का एलिमेंट है वो एस का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो इसका क्या मतलब निकला? सर इसका मतलब ls इज इक्वल टू w। हेंस रिस्पांस कर रहा है। इसलिए ls इक्वल टू डब्ल्यू। आप बता दें क्या एस जो है वो एलआई है और एस एक्सपांस करता है डब्ल्यू को। तो जो एस है वो डब्ल्यू का क्या है? बेसिस। ये क्यों हो रहा है? एस डब्ल्यू का क्या है सभी क्या? बेसिस है सर। तो देखो एल एस इक्वल टू डब्ल्यू इसलिए एल एस इक्वल टू डब्ल्यू इसलिए एल एस इक्वल टू डब्ल्यू। तो एल एस इक्वल टू डब्ल्यू का मतलब कि एस लिखो एस इज अ बेसिस ऑफ कैपिटल एस इज अ बेसिस ऑफ। इसलिए कैपिटल एस कॉमा कैपिटल डब्ल्यू का आधार है। इसका कैपिटल एस कैपिटल डब्ल्यू का बेसिस है। और आप जानते हो कि एस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? m। इसलिए कैपिटल एस कैपिटल डब्ल्यू का आधार है। तो जो डायमेंशन होगी डब्ल्यू की वो कितनी होगी? m। एम होगी। और ये जो एम है वो एन से कैसा है? छोटा।
तो जहाँ m जो है वो लेस देन और इक्वल टू n, और n किसकी डायमेंशन है? V की। तो इससे क्या सिद्ध हुआ बहन जी? सर इससे ये हो गया कि सब स्पेस की डायमेंशन हमेशा वेक्टर स्पेस से छोटी होती है। तो यहाँ तक पहले लिख लो, फिर उस लाइन को लिख देना। एस बेसिस है, पहले लिखो कि कैपिटल एस W का आधार है, इसलिए डायमेंशन W इक्वल टू स्मॉल m, जहाँ m लेस देन और इक्वल टू n, अर्थात डायमेंशन W लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन v। तो ये हमारी आखिरी थ्योरम थी, जब हमने पढ़ा कि सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से हमेशा छोटी या बराबर होती है। बराबर उसी स्थिति में होगी जब v इक्वल टू W हो जाए। अब सिर्फ का आखिरी में अपन ये लिख देते हैं कि अगर v इक्वल टू W है, लिखो पुनः, अगेन लिखो पुनः, यदि W इक्वल टू v या v इक्वल टू W कुछ भी लिख लो, तो पुनः यदि W इक्वल टू v, then again if W equal to v, then every basis of v is also a basis of W। यदि v इक्वल टू W, तब v का प्रत्येक आधार W का आधार होगा। then every basis of v, तब v का प्रत्येक आधार W का आधार होगा, और इसलिए then every basis of v is a basis of W, hence dimension v इक्वल टू डायमेंशन W इक्वल टू स्मॉल है। इसलिए v का प्रत्येक आधार W का आधार होगा, और डायमेंशन v इक्वल टू डायमेंशन W। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम और आखिरी थ्योरम। अब सिविका तुमसे पूछेंगे कैसे, जो बच्चे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं, उनको कौन सी थ्योरम्स है जो पढ़ लें तो काम चल जाएगा। एक एक करके शुरू से बताओ। सर सबसे पहले तो वो स्टार्टिंग वाली a अल्फा प्लस b बीटा। हम लिख देते हैं एक बार, हाँ जिससे कि बच्चे उन थ्योरमों को तैयार करके टेस्ट देने आए। पहली थ्योरम, गिर क्यों है आज मोबाइल? बेटा हाँ सर। मोबाइल गिर क्यों है आज? सही से लगा नहीं होगा वो स्टैंड में। नहीं नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं। जो बच्चे आज इनको लिया नहीं है वो बच्चे शायद बददुआएं दे रहे होंगे। चक्कर आ गया मोबाइल को, ग्लूकोज वगैरह पिलाओ उसे। हैं साहिल? चक्कर आ रहे हैं आपके मोबाइल को। हैं? रहने दो सर, कुछ नहीं। जोर से बोलो साहिल। जय माता दी। बोलो साहिल, पहली थ्योरम क्या है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W। दूसरी थ्योरम जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। गड़बड़ है साहिल क्यों? क्या ये लोग बददुआएं दे रहे हैं साहिल में ना, बहुत जोर से। क्योंकि अभी तक कभी नहीं गिरता मोबाइल। अच्छा है कि आज हमने नीचे बहुत सारी चीजें रख दी थी कि भाई रवि गिरे तो कोई दिक्कत ना आए। साहिल बाबू, इंटरसेक्शन में और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, ये दूसरी थ्योरम है। तीसरी है W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस। W1 यूनियन W2 समष्टि होती है। तीसरी चौथी से का बता थ्योरम। सर चौथी डायरेक्ट सम। चौथी डायरेक्ट सम, जो चौथी तो है ही लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पांचवी पांचवी एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस थ्योरम या बेसिस थ्योरम। हाँ। ठीक है, छठवीं उसके बाद डायमेंशन। डायमेंशन डायमेंशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हाँ इमीटर में। तो देखो ये दो थ्योरम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सम और डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद सातवीं
सातवीं सर एक्सटेंशन थ्योरम। नहीं, वो तो कभी नहीं आई आज तक। सातवीं है डायमेंशन W1 प्लस W2, और इसी के दोनों एक जैसी है तो डायमेंशन V/W। तो ये थ्योरम है ऐसे का, जिनको करने के बाद कुछ बचता नहीं है, या ये कह लो कि ये चार थ्योरम भी अगर कोई कर ले, एक डायरेक्ट सम, देखो डायरेक्ट सम और डायमेंशन में से एक थ्योरम आने के चांस है, हमेशा ही आती है। फिर इधर ये जो दो थ्योरम है, एक डायमेंशन W1 प्लस W2 और एक डायमेंशन V/W। तो सबसे पहले ये चार थ्योरम करो, डायरेक्ट सम, डायमेंशन, डायमेंशन W1 प्लस W2 और डायमेंशन V/W। ये चार थ्योरम सबसे पहले करो। फिर पांचवें नंबर पे बेसिस थ्योरम करो, बेसिस थ्योरम। और ये पहली थ्योरम है इसलिए ये भी बहुत ज्यादा आती है। तो ये काम आप लोग अच्छे से कर लो। और एक बार और अच्छे से जो काम हम बता रहे हैं वो ये है कि क्वेश्चन जो LILD के या बेसिस के हैं उनको कर लो, ठीक है, इतना काम कर लो। तो ये हमारी वो थ्योरम है जिनसे पेपर बाहर जा नहीं सकता है, और तुम्हें मतलब इससे क्या कहते हैं उसको, कि इनमें से ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, और तुम्हें समझ में नहीं आया ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है दुर्गेश? दुर्गेश, हाँ सर। समझ आया बात? हाँ तुम्हें करना क्या है, कुछ दिन पहले चार थ्योरम है लिख के दिखाओ दुर्गेश, ठीक है? ठीक है। कौन सी चार थ्योरम? डायरेक्ट सम डायमेंशन, और ये डायमेंशन W1 प्लस W2 और डायमेंशन V/W। बिल्कुल। तो लास्ट जो दो थ्योरम है ना, ये दोनों, इनमें से एक थ्योरम आने के बहुत चांस है, और डायरेक्ट सम, डायमेंशन, मतलब चार कर लोगे तो एक तो आ ही जाएगी। ठीक है। अब ये कौन आया है? शांत, तुम्हें अपूर्वत मिली? क्यों शांत? क्या सर? अपूर्वत मिली? हाँ सर। किससे सर? तुम्हें अपूर्वत मिली? सर पता नहीं सर, मेरे एक व्हाट्सएप पर सर आई नहीं रही थी लिंक सर। अरे भाई साहब, क्या कहा था कि मंडे से लिंक कहाँ जाएंगी? मतलब? अरे ऑनलाइन वाले ग्रुप में ही लिंक आएगी, ऐसा बोला था कि नहीं तो सर मैं ज्वाइन हूँ ना सर। पहले से ही? पता नहीं सर क्या है सर। ठीक है, मैं आ गया सर। वो लिंक भी सर पता नहीं कैसी शो हो रही थी सर, उसमें क्लिक ही नहीं हो रहा था। चलो एक थ्योरम किसी से डलवा देते तुम्हारे इस ग्रुप में। साक्षी, जी सर। साक्षी हिंदी मीडियम में ये थ्योरम ग्रुप पे, इसी ग्रुप पे डाल देना, ठीक है? जी अब जो सर। भी करना तो ऑनलाइन के ग्रुप पे ही करना, बाकी के उन ग्रुपों को नहीं टच करना है, ठीक है? सर ऑनलाइन जी वाला सर पुराना है ना ग्रुप, हैं? कि नया है? हाँ, ऑनलाइन वाला पुराना ग्रुप है। ये ऑनलाइन के ग्रुप पे ही अब लिंक होगी, उसी पे पढ़ाई होगी, उसी पे बात होगी। बाकी ग्रुपों से हमें कोई मतलब नहीं, जिनके फीस जमा है। तुम्हें शांत हमने इसमें कर रखा होगा ऑनलाइन वाले ग्रुप में। हाँ सर, ऐड है सर। तो बस जो ऑनलाइन वाले ग्रुप पे है केवल उन्हीं से बात होगी, और जिनकी फीस जमा नहीं है उनको इससे भी बात नहीं होगी। तो शाम को थालीपुर आके बच्चे फीस जमा कर ले, जिन लोगों ने अभी की है वो एक बार हमें लिखवा दो, सुबह किसने फीस जमा की है आज? अनुष्का, यस सर। कितनी फीस जमा करी बेटा? सर 7,000। अनुष्का का कंप्लीट लिख देते हैं। ठीक है, अनुष्का का कंप्लीट हो गया। ठीक है, और कोई है ऐसा जितने आज सुबह फीस जमा करी हो? अब बाकी बच्चों को करना है, तन्मय को करना है, दुर्गेश को तो आज लेके ही आना हर हालत में, ठीक है? और बाकी सर जो आप भी एक बार नंबर बता दीजिए आपका नेहा फोन पे गर्ग, नंबर। नंबर तो यार वही तुम्हें भेजा हुआ है, सर उसका 98264, अभी ग्रुप पे अवेलेबल डाल नहीं देगा। है। ओके सर, ग्रुप क्यों पे नहीं बता होता? दीजिए। दुनिया भेज रही है।
अनुष्का ने सुबह, अनुष्का किस पे भेजी है सुबह अनुष्का? सर पेटीएम किया था। फोन पे ही तो किया होगा। शान तुमने किस पे भेजी थी? सर फोन पे पर। तभी भेज रहे भाई साहब, हमने तुम्हें तन्मय वो भी दिया है, अकाउंट डिटेल भी दी है। अगर फोन पे नहीं कर पा रहे तो अकाउंट पे कर दो, ठीक है। ओके ओके सर। अब ये बताओ सब लोग, ये जिन बच्चों की यूनिट 1 नहीं हुई उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अभी बहुत बच्चे आएंगे, उनको जब कराएंगे तो ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। पहली यूनिट बहुत बार होती है। अब अपन क्या शुरू करें साहिल? सेकेंड यूनिट इसी पेपर के शुरू करें साहिल, या 2:30 बजे वाले बैच में फर्स्ट पेपर चलने दें, इसमें सेकेंड पेपर की पहली यूनिट ले लें? सर लीजिए इसमें ऑफलाइन और फर्स्ट अलग पेपर पेपर चलने है। दीजिए। इसमें फर्स्ट पेपर चलने दें, फर्स्ट पेपर समझ में आने लगा? क्यों? किससे पूछ रहे हो सर? किसने भी बोला कि इसमें फर्स्ट पेपर चलने दो? बताओ सर जो बोला। वैसे देखो सीसी में एक एक यूनिट तीनों की आएगी, ठीक है। तो एक एक यूनिट तीनों की आएगी, तो हम सोच रहे हैं एक एक यूनिट तुम्हें तीनों की करा देते हैं। तुम लोग सिंसियर बच्चे हो क्योंकि तुम लोगों ने फीस जमा करी है। और जो सिंसियर नहीं है उनको 2:30 बजे वाले बैच में फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट ही रिवाइज कराते रहते हैं, ठीक है। जब तक वो पढ़े तब तक फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट ही पढ़े साल भर, ठीक है। उसी का रिवीजन चलाते रहेंगे, ठीक। तो परसों से अपन इस बैच में सेकेंड पेपर की पहली यूनिट लेंगे, और 2:30 बजे वाले बैच में फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट यूनिट जिन बच्चों की नहीं हुई है उनको पूरा रिवीजन करा देंगे, ठीक है। बस फीस सबकी क्लियर होनी चाहिए आज शाम को। ऑफलाइन क्या कह रहे थे वो साहिल? ऑफलाइन 34। ऑफलाइन बेटा अपन क्या करेंगे, जो कैलकुलेटर वाला पोर्शन है ना 4-5 यूनिट, जो ऑनलाइन में दिक्कत होती थोड़ी बच्चों को कई बार परेशानी आती है, तो वो पोर्शन अपन ले लेंगे। अभी यूनिट 1 हो जाने दो सबकी, ठीक है। हाँ सर पहले वहाँ फिर पे अभी फोर मैं फाइव 1 तो यूनिट कम जो ले है रहा ना हूँ। उसको। हम्म। सर पहले अभी जो चल रहा था वो कंप्लीट होगा ना? देखो जो ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा कम लोगों को समझ में आता है या टाइम ज्यादा देना पड़ता है, न्यूमेरिकल 4-5 यूनिट, उसको अपन ऑफलाइन में कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो आज से क्या होगा, मतलब आज तो ऑफलाइन क्लास है ना वहाँ पे 34 पे? हाँ तो आप तो फर्स्ट पेपर जहाँ चल रहा था उसी के आगे पढ़ाएंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो फीस लेके सब लोग आ जाना आज। और परसों से सेकेंड पेपर की कॉपी बनाना अलग से। इस कॉपी में मत लिखना क्योंकि इसमें अलजेब्रा की 3 यूनिट अपन लिखेंगे, और फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस आएगा, उसकी 2 यूनिट है फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में पहली 3 यूनिट अलजेब्रा की है। तो देखो जो पढ़ाएं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ो। कोई चीज नहीं समझ में आए तो बिना संकोच के पूछ लो, कोई परेशानी नहीं है। तुम लोगों को कोर्स कराना, सर आज आज रिवीजन तो यही कराना। फर्स्ट पेपर ही पढ़ाओगे ना, फर्स्ट यूनिट सर? कहाँ पे? अरे सर यही इसी बैच में जो अभी ले रहे हैं। नहीं, इस बैच में परसों पढ़ाएंगे सेकेंड पेपर की पहली यूनिट। अभी क्या पढ़ाओगे? अभी कुछ नहीं पढ़ाएंगे, अभी तो हो गया बैच तुम्हारा। तुम्हें टाइम नहीं देख रहे कितना हो गया? वो तो खाली हाँ बात सर। करने आया है। टाइम कितना हो गया भाई? सर वो पता नहीं, तो मैं ध्यान भूल गया ना, ऑनलाइन में आएगी लिंक, तो मैं इसी पर वेट कर रहा था, फिर वो हो गया। आप ध्यान रखो कि ऑनलाइन मतलब यही बैच है फाइनल ईयर का, और कोई बैच नहीं फाइनल ईयर का। तो एक कहावत सुनी होगी कि हम बावफा थे इसलिए नजरों से तुम्हारी गिर गए हैं, तुम्हें तलाश शायद किसी बेवफा की थी। तो एक यूनिट करा दी, अब भी बच्चे फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो करने लायक नहीं है या करना नहीं चाह रहे हैं। अब उनके लिए कोई जगह नहीं है जिन बच्चों की फीस कंप्लीट नहीं है। जिनकी फीस कंप्लीट है उनके लिए दिलो जान से हाजिर है, उनके तो घर में भी पढ़ाने आ सकते हैं, ठीक है शांत। तो हाँ इसी बैच में ऑनलाइन वाले बैच में वो बच्चे रहेंगे जिनकी फीस है, और उन्हीं को लिंक आएगी, ठीक है भाई साहब। हाँ सर। तो परसों शांत एक नई कॉपी, ये सुंदर कॉपी रखना, क्योंकि सेकेंड पेपर शांत बहुत टफ है और बहुत बड़ा पेपर हो गया है इस साल। एक नई यूनिट बन के आ गई है। देखो शांत, पहले मैट्रिक स्पेस था, 2 यूनिटें थी, पहले पूरा पेपर था, फिर 2 यूनिट में हुई, अब वो 1 यूनिट हो गई।
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस था, पहले पूरा गणित था, फिर 2 यूनिटों में हुआ, वो 1 यूनिट हो गई। तो बहुत बड़ा पेपर शांत है, धीरे धीरे शुरू करेंगे। और देखो जो पढ़ा रहे हैं उसको याद करो, लिख लिख के दिखाओ। तो शांत तुम्हें 2 थ्योरम दे रहे हैं सभी बच्चों को, एक दे रहे हैं डायमेंशन W1 प्लस W2 और एक डायमेंशन V अपॉन W। ये 2 थ्योरम याद करके जो लिख के दिखाएगा हमें, चाहे ऑफलाइन दिखाए चाहे ऑनलाइन दिखाए, वो हमारी नजरों में चढ़ जाएगा। मतलब उसको हम दुआएं देंगे, हाँ उसको नाम देंगे। ठीक है, शांत 2 थ्योरम लिख के दिखाओ, डायमेंशन हाँ W1 प्लस W2 और डायमेंशन V अपॉन W। ठीक है गाइस, हाँ सर। तो 2 थ्योरम याद करो पहले, फिर लिख के दिखाओ। ठीक है, परसों तक लिख के दिखाओ, फिर तुम्हें फर्स्ट पेपर दिखाते कितना कठिन है। सेकंड पेपर कठिनों में कठिन जो पढ़ते हैं ना, वो है सेकंड पेपर, नाम है रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे, धीरे धीरे तुम लोग पढ़ते रहो, सर इसीलिए वही धीरे है धीरे ना, पढ़ा उसमें रहे हैं। वो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, यही पेपर है ना? कैलकुलेटर की जरूरत भाई साहब फर्स्ट पेपर की 4-5 यूनिट में है, अच्छा समझ रहे हो? वो हाँ सर। कठिन नहीं है, वो तो न्यूमेरिकल है, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन होते हैं, कठिन नहीं है। कठिन है सेकेंड पेपर, थर्ड बहुत सरल है, फर्स्ट मिक्सचर है। ठीक है, ओके। तो फीस जमा करो। हम तो कह रहे हैं ज्यादा, 7 की जगह 8 कर दो, 9 कर दो, 10 कर दो, है ना? जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी फीस जमा कर दो। तो बाकी जो बच्चे कम कर पा रहे होंगे उनमें एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, हम तो साथ ही लेंगे ओवरऑल। ठीक है, तो परसों सेकेंड पेपर के मूड से मिलो। तन्मय करके देखो बेटा, सब लोग कर रहे हैं, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ओके सर, करेंगे। करके देखो, परसों से नए सिरे शुरू करो तन्मय, क्योंकि ये यूनिट तो तुमने बीच में अटेंड करी, समझ में आई नहीं होगी बिल्कुल, है ना? हाँ ये सर अब काफ़ी जो हद तक समझ में आई है। थोड़ी बहुत आई है, हाँ सर। तो 2:30 बजे फ्री रहते हो तन्मय? हाँ सर। तो 2:30 बजे हम इस यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, तो 2:30 बजे तुम इसको पढ़ो। ठीक है, ओके सर। फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट 2:30 बजे कर लो, और सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट जो है वो 10 बजे TTS में। पढ़ते ठीक। रहो, मुस्कुराते रहो, हमारी बहुत शुभकामनाएं जिन लोगों को फीस दी उनके लिए। बिल्कुल सर।